हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो लेसन है वो है हिंदी युवक भारती का, जो 12th क्लास का लेसन है। और ये 17वां लेसन है ब्लॉग लेखन। तो इसके स्वाध्याय के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला जो पूछा गया है कि ब्लॉग लेखन से तात्पर्य क्या है। तो एक्चुअली में हमें ब्लॉग लेखन होता क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और ब्लॉग लेखन का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको तात्पर्य में लिखनी होती है। तात्पर्य का विशेष यही महत्व होता है कि आप जो भी चीज़ें आपको जिस विषय में तात्पर्य पूछा है उस विषय के बारे में आपको सब चीज़ लिखनी होती है कि उस ब्लॉग लेखन का नाम ब्लॉग लेखन कैसे आया, ठीक है, ये कौन सा माध्यम है, इसके जिन्होंने भी इसके स्टार्ट की ब्लॉग लेखन की उसके बारे में आपको लिखना है, इसके अंदर क्या खास होता है उसके बारे में आपको बताना है। ये सभी चीज़ें आपको ब्लॉग लेखन में बतानी होती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ब्लॉग लेखन के बाद यहाँ पे ब्लॉग लेखन प्रारंभ करने की प्रक्रिया, यानी अगर आप कोई भी टॉपिक ले लें आप, ठीक है, जैसे आपने एक टेक्निकल टॉपिक ले लिया या फिर कोई साइंस रिलेटेड टॉपिक ले लिया ब्लॉग लिखने के लिए, तो आपको ब्लॉग लिखने से पहले उस टॉपिक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले इस ब्लॉग लेखन का शीर्षक क्या रखना है। अगर आपने कोई भी साइंस में टॉपिक ले लिया, फिर कोई भी आपने टेक्निकल में टॉपिक ले लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मुझे इसका शीर्षक क्या देना है, मुझे इसके अंदर क्या लिखना है, तो आप ब्लॉग लेखन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि मैं इसका शीर्षक क्या दूं। उसके बाद उसके बारे में आपको पता लगाना होगा कि इसके बारे में सबसे पहले किसने खोज की थी, ठीक है। इस जो भी टेक्निकल हो गया, साइंस हो गया, जो भी आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो उस फील्ड में, आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आप उसको किस तरह से सभी जगह फैला सकते हो, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और आजकल तो ब्लॉग लेखन एक बहुत जाना माना ये हो गया है, क्योंकि आप ब्लॉग लेखन कहीं पे भी डिजिटल माध्यम से कर सकते हो। इसके लिए अलग अलग वेबसाइट आती है गूगल पे, या फिर अलग जो ब्राउज़र्स होते हैं उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। आप इसको व्हाट्सअप की मदद से, फेसबुक की मदद से, या फिर जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट है उनकी मदद से आप इसे देश दुनिया में कहीं पे भी आप इसको पहुंचा सकते हो और कहीं पे भी बैठा हुआ व्यक्ति इसे पढ़ सकता है, ठीक है। और ब्लॉग लेखन में बरतनी जाने वाली जो सावधानियाँ होती है वो आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ 10 सावधानियाँ हमने लिखी हैं, ठीक है, 10-11। आपको ये सभी सावधानियों के बारे में अवगत होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी लिखते हो वो सिर्फ अपने लिए नहीं लिखते हो, तो वो समाज के लिए लिखते हो। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि किसी के ऊपर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसके अंदर कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर किसी की भावना को आहत करने वाले शब्द नहीं होनी चाहिए, किसी के धर्म को आहत करने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपको सावधानियों के तौर पर याद रखनी है, ठीक है, ताकि आपको जो ब्लॉग लेखन है वो सभी को पसंद आए और आपके ऊपर कोई गलत टिप्पणी ना कर सके। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन करने के लिए कहा गया है। तो ये सबका निजी टॉपिक हो गया, क्योंकि आप जहाँ पे भी रहते हो उसके हिसाब से आप ब्लॉग लेखन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के नासिक ज़िले का ब्लॉग लेखन बताया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उसकी जनसंख्या बतानी है, वहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है तो वो बताना है आपको, वहाँ पे कौन से विद्यालय हैं, कॉलेज है, कौन से मेडिकल कॉलेज हैं, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज है, सभी चीज़ें, यानी आपको एजुकेशन के बारे में वहाँ पे बताना है। और वहाँ पे मेन क्या चीज़ें हैं देखने लायक, यानी कोई बीच है, कोई फोर्ट है, ठीक है, कोई किला है या कोई मंदिर है। तो ऐसी सब चीज़ें आपको बतानी है कि ये देखने लायक है, या फिर ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे आके ब्लॉग लेखन को पढ़े और वहाँ पे आके ये सब चीज़ें देखें, ताकि जो आपका ब्लॉग है वो लोगों को आकर्षित करे। इस तरह का भी आपको ब्लॉग लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन करने के लिए बताया गया है। तो ग्रामीण समस्या यानी गांव, तो गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वहाँ पे पढ़ने के लिए सुविधा नहीं होती, लाइट, बिजली, ये सभी सुविधाएं आपने बहुत कुछ साल पहले तक बहुत फेस किया होगा। आप देख सकते हैं कि जो पहले गांव में बिजलियां नहीं होती थी, तो उस समय बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। और वैसे भी जो 60% से ज़्यादा जो आबादी है वो गांव में ही रहती है, वो पूरी तरह से खेती पर निर्भर रहती है। अगर
खेती नुकसान हो गया बाढ़ के कारण या फिर किसी सुनामी के कारण, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, तो किसान पूरे साल निराश रहता है, वह कर्ज तले दबा हुआ रहता है। और अगर जो छोटे किसान हैं वो छोटे किसान ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और बेरोजगारी, तो बेरोजगारी एक समस्या है गांव में, क्योंकि गांव में किसी तरह की कोई निजी फैक्ट्रियां नहीं होती, किसी तरह की कोई उद्योग नहीं होते हैं। तो इस तरह वहाँ पे जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो इंसान होता है गांव में वो खेती में अपनी फसलों को लगा के वो बाकी के समय ऐसे ही बैठा रहता है, वो उसके पास कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे समय पे ये जो समस्याएं है वो उत्पन्न होने लगती हैं। सूखा और बाढ़, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाएं, तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण जो गांव की समस्या है, जैसे सूखा और बाढ़, तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण पूरी तरह से वहाँ की जो आबादी है वो प्रभावित होती है। शिक्षा का अभाव, तो आपने ये तो देखा ही होगा कि गांव में किस तरह की शिक्षा होती है, स्कूल रहते हैं परंतु उसके अंदर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की समस्याओं को आपने अनुभव किया होगा या फिर सुना होगा किसी कहीं पे भी। स्वास्थ्य सुविधाएं, तो स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों ये होती है, इम्पैक्ट होती है गांव में, क्योंकि गांव में बहुत से लोग क्या करते हैं, सरकारी अस्पतालों में ही जाना पसंद करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो अगर कोई डॉक्टर है, अगर वहाँ पे जाके कोई क्लिनिक भी खोलना चाहता है तो वैसे क्लिनिक वहाँ पे बहुत कम चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों में इस तरह का अवेयरनेस नहीं होता, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं होते। तो इस तरह की समस्याएं गाँव में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये जो स्वाध्याय है यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसके अंदर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई स्टडी में कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।